प्रदूषण और उससे होने वाली तबाही के बारे में तो हम सभी बातें करते हैं। इस मसले पर बातें करने वालों की तो भरमार है, लेकिन प्रदूषण की जड़ तक पहुंचकर उसको नाश करने की हिम्मत जुटाने की जब बारी आती है तो बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। गिनती के लोग हैं जो पर्यावरण सुरक्षा को अपना जीवन समर्पित करते हैं। उनमें से ही एक है हिमालय के रक्षक सुंदरलाल बहुगुणा। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि चिपको आंदोलन है। आज सुंदरलाल बहुगुणा की जयंती है। उनका जन्म 9 जनवरी 1927 को हुआ था। पर्यावरण की सुरक्षा करना ही सुंदरलाल बहुगुणा का एकमात्र लक्ष्य था। पर्यावरण सुरक्षा के लिए 1970 में शुरू हुआ आंदोलन पूरे भारत में फैला। चिपको आंदोलन उसी का एक हिस्सा था जिसके मुख्य नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। 26 मार्च 1974 को चमोली जिले की ग्रामीण महिलाएं उस समय पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गईं जब ठेकेदार के आदमी पेड़ काटने के लिए आए। ये विरोध प्रदर्शन तुरंत पूरे देश में फैल गया। 1980 की शुरुआत में बहुगुणा ने हिमालय की 5000 किलोमीटर की यात्रा की। उन्होंने यात्रा के दौरान गांवों का दौरा किया और लोगों के बीच पर्यावरण सुरक्षा का संदेश फैलाया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी भेंट की और इंदिरा गांधी से 15 साल तक के लिए पेड़ों के काटने पर रोक लगाने का आग्रह किया। इसके बाद पेड़ों के काटने पर 15 साल के लिए रोक लगा दी गई। आज उनकी जयंती के मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुंदरलाल बहुगुणा के बेटे राजीव नयन बहुगुणा जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन वन पर। धन्यवाद। राजीव जी, आज आपके स्वर्गीय पिताजी की जयंती है। पर्यावरण की रक्षा के लिए जो उनका योगदान रहा है, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को उसके बारे में विस्तार से बताएं। वैसे तो उनका योगदान सर्वविदित है जी, लेकिन ऐसा आप और सभी लोग जानते हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं जी, कि अपने जीवन के शुरुआती दिनों में वो राजनीति में थे, कांग्रेस की राजनीति में थे और देश की आजादी के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ के, सत्ता की राजनीति छोड़ के तो विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में जुट गए। उसके बाद हिमालय में रहते हुए, यहाँ घूमते हुए उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ की मुख्य समस्या वृक्षों का कटान है। जो केवल यहाँ की स्थानीय समस्या नहीं है बल्कि पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। इसके बाद ये समझिए कि संसार का जो दशक था उसके आखिर में 67-68 में उन्होंने इस ओर अपना अभियान चलाया, जिसके फलस्वरूप 72-73 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई और उसके बाद उन्होंने अपना शेष सारा जीवन गंगा, हिमालय और वृक्षों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया और यहाँ से चिपको आंदोलन से प्रेरणा लेके फिर दक्षिण भारत में भी चिपको आंदोलन फैला और यहाँ तक कि दुनिया के कई देशों में ये प्रयोग हुआ। राजीव जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप उनके योगदान को किस तरह से देखते हैं, एक मिसाल के तौर पर? देखिए, उनका योगदान जो है, उन्होंने चिपको आंदोलन के बाद टीवी बांध विरोधी आंदोलन शुरू किया और चिपको आंदोलन के फलस्वरूप क्योंकि उन्हें 1980-81 में सरकार ने पद्मश्री प्रस्तावित की थी, लेकिन उन्होंने पद्मश्री के प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि जब तक हिमालय पर हरे पेड़ों की कटाई हो गई है तो तब तक मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं पद्मश्री स्वीकार करूँ। आप जिस योगदान के लिए मुझे पुरस्कार दे रहे हैं उस परीक्षा में मैं पास ही नहीं हुआ। तो उसके फलस्वरूप उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने पूरे हिमालय क्षेत्र में 1000 मीटर से ऊपर के ढलान पर हरे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई और पर्यावरण मंत्रालय भी उसके फलस्वरूप ही बना। आज जो पर्यावरण मंत्रालय आप देखते हैं, ये 1980 से पहले कोई इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री नहीं थी। उसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण मंत्रालय बना, वन अधिनियम पारित हुआ जिसमें पर्यावरण की रक्षा के कड़े कानून बने। और जहां तक फिर टिहरी बांध विरोधी आंदोलन का प्रश्न है, तो टिहरी बांध भले ही नहीं रुक पाया पर उससे पूरे देश में पर्यावरण चेतना का विस्तार हुआ कि बड़े बांध जगह जगह प्रस्तावित थे, उन पर रोक लगी और बांधों के दिन से जो पर्यावरण और समाज पर जो पड़ने वाले दुष्परिणाम है, इसके प्रति सारा विश्व और सारा देश जागृत हुआ और उसके जो नतीजे हैं वो आज आप देख रहे हैं कि देश में पर्यावरण चेतना है उसके रूप में। जी, चलिए, तो आज उनकी जयंती के मौके पर मैं चाहूंगी कि आप कुछ ऐसी खास याद हमारे दर्शकों के साथ साझा करें जो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहद छुपी हुई या बेहद खास है।
एक ऐसी भावना। उनके जो जीवन के अंतिम क्षण थे जी। तब तक भी वो गंगा की, हिमालय की, पहाड़ों की और पेड़ों की चिंता करते रहे। और आप देखिए कि जैसा सब लोग जानते हैं कि उनका निधन कोरोना से हुआ, जो एक ऑक्सीजन महामारी। के हरास होने की बीमारी थी। और मैं ये मानता हूँ कि वो एक सामान्य व्यक्ति को चेताते हुए, ऑक्सीजन से जूझते हुए, ये संदेश देते हुए उनका निधन हुआ कि हमारे विश्व में या खासतौर से हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में पानी की और ऑक्सीजन की होने वाली है। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।